नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया, या जिसको आप शॉर्ट में ईएसजी फ्रेमवर्क भी कह सकते हो। ये जो टॉपिक है आज के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब किसी भी बिजनेस की सक्सेस सिर्फ उसके प्रॉफिट नंबर से नहीं बल्कि उसके प्लेनेट, पीपल और पॉलिसी पर इम्पैक्ट से तय होती है। सबसे पहले देखते हैं ये टॉपिक न्यूज में कैसे आया। हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने एक इंपॉर्टेंट डिटेल रिपोर्ट लोकसभा में पेश की, जिसमें भारत के ईएसजी फ्रेमवर्क को मजबूत करने की सिफारिश दी गई थी। इस रिपोर्ट का जो मेन मोटिव था वो था ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना और जो इंडियन बिजनेसेस है उनको ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना। ये जो रिपोर्ट है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि जो एसडीजी गोल्स हैं और पेरिस क्लाइमेट के जो एग्रीमेंट है इस टाइप की इंटरनेशनल कमिटमेंट से जोड़ती है। यानी कि इंडिया अब जो है प्रॉफिट विद पर्पस के मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां पे कॉर्पोरेट ग्रोथ और एनवायरमेंटल सोशल बैलेंस दोनों साथ साथ चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये जो ईएसजी फ्रेमवर्क है ये होता क्या है। ये जो वर्ड आप देख रहे हो ईएसजी, इसका मतलब होता है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। ये जो तीन पिलर है ईएसजी के अंदर, ये किसी भी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी और एथिकल बिहेवियर को मापने के लिए ग्लोबली इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर बात करें एनवायरमेंटल पहलू के बारे में, ये भाग बताता है कि कोई कंपनी एनवायरनमेंट को कैसे ट्रीट करती है, क्या वो पोल्यूशन कंट्रोल करती है, नेचुरल रिसोर्सेज का रीजनेबल यूज करती है या नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाती है या फॉसिल फ्यूल पर निर्भर करती है, और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में उसका योगदान क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सीमेंट कंपनी अपने प्रोडक्शन में कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी लेके आ रही है तो ईएसजी के एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स में पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर बात करें सोशल पहलू के बारे में, तो यहाँ पे फोकस जो होता है वो पीपल एंड कम्युनिटी पर होता है। क्या कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फेयर वेज दे रही है, डाइवर्सिटी और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर रही है, क्या वो कंपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखती है, क्या कंपनी कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करती है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर इंफोसिस और जो टीसीएस कंपनी है अपने सीएसआर प्रोग्राम के जरिए थाउजेंड्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स को डिजिटल लिटरेसी दे रही है। इस टाइप के जो इनिशिएटिव्स हैं ये स्ट्रॉन्ग सोशल स्कोर को दर्शाता है। अगर बात करें गवर्नेंस की, यहाँ पे बात आती है हाउ द कंपनी इज रन। क्या कंपनी का मैनेजमेंट एथिकल है, क्या करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज है कंपनी की, क्या बोर्ड अकाउंटेबिलिटी और फेयर डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का मतलब है कि कंपनी केवल प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि फेयरनेस और इंटीग्रिटी के लिए भी जानी जाएगी। अगर हम शॉर्ट में समझे, जो ईएसजी फ्रेमवर्क है वो कहता है प्रॉफिट अलोन डजंट डिफाइन सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी डज। यानी कि किसी भी बिजनेस को सस्टेनेबल और एथिकल बनाना उतना ही जरूरी है जितना प्रॉफिट कमाना। अब समझते हैं कि भारत में जो ईएसजी फ्रेमवर्क्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट के बारे में। जब इंडियन कंपनी ईएसजी अडॉप्ट करती हैं तो वो अपने आप इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी गोल से जुड़ जाती हैं, जैसे कि एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट मिलता है कि इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म और रिस्पॉन्सिबल है। अगर बात करें फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, आज ग्लोबल मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ग्रीन फाइनेंस या एथिकल इन्वेस्टमेंट में फ्लो कर रहे हैं। जो कंपनीज ईएसजी कंप्लाइंट होती हैं उन्हें चीपर कैपिटल और ग्लोबल ग्रीन फंड आसानी से मिलते हैं। इससे उनकी एक्सपेंशन कॉस्ट कम हो जाती है और जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अगर बात करें ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में, दोस्तों सस्टेनेबिलिटी अपनाने का मतलब सिर्फ ट्री प्लांटेशन से नहीं है बल्कि स्मार्ट रिसोर्सेज यूज, एनर्जी एफिशिएंसी और वेस्ट मिनिमाइजेशन भी है। ईएसजी अडॉप्ट करने वाली कंपनियां लॉन्ग टर्म में कॉस्ट सेविंग करती हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी यूज, सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स और एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग। अगर बात करें कम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में, ग्लोबली कंपनीज विद हाई ईएसजी रेटिंग्स दे परफॉर्म बेटर इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक शॉक्स, क्योंकि वो ज्यादा इनोवेटिव, रिस्क अवेयर और अडेप्टिव होती हैं। इसलिए ईएसजी अब सिर्फ मोरल वैल्यू नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन गया है। अगर बात करें ब्रांड वैल्यू और सोशल लाइसेंस के बारे में, दोस्तों अब कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि पर्पस भी खरीदते हैं। अगर कोई कंपनी एनवायरमेंट या सोसाइटी के लिए कुछ करती है तो उसकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाती है, जैसे टाटा ग्रुप की सोशल ट्रस्ट या इन्फोसिस फाउंडेशन की पब्लिक इमेज। ये स्ट्रॉन्ग ईएसजी कंप्लायंस का ही परिणाम है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ मेजर चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया की ईएसजी जर्नी को धीमा कर सकते हैं। तो इन्हीं सब रिस्क को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रीन वॉशिंग रिस्क को। कई कंपनियां ईएसजी परफॉर्मेंस को एग्जैगरेट या फेक कर देती हैं, यानी वो कहते हैं हम सस्टेनेबल हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ और होता है। इसे कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। इससे इन्वेस्टर और पब्लिक दोनों का ट्रस्ट टूटता है। अगर बात करें इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन के बारे में, अभी ईएसजी फ्रेमवर्क हर सेक्टर में यूनिफॉर्मली लागू नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज में रिपोर्टिंग होती है, कुछ में नहीं होती। इसकी वजह से रेगुलेशन फ्रेगमेंटेटेड है और कोऑर्डिनेशन जो उसकी काफी कमी है।
अब बात करते हैं बर्डन ऑन स्मॉल बिजनेसेस के बारे में। एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इनके पास ना तो एक्सपर्ट्स होते हैं ना ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं जो ईएसजी डाटा को कलेक्ट करें और उनको वेरीफाई करें। इस वजह से रिजल्ट क्या होता है, कंप्लाइंस जो है कॉस्टली हो जाता है और वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। अगर बात करें अवेयरनेस एंड एक्सपर्टीज गैप के बारे में, कई फर्म्स को जो है ईएसजी का मतलब तक नहीं पता। टॉप मैनेजमेंट में सस्टेनेबिलिटी लिटरेसी की काफी कमी है, इसलिए जो ईएसजी का इम्प्लीमेंटेशन है वो सुपरफिशियल रह जाता है। अगर बात करें इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज के बारे में, कंपनियां ईएसजी गोल को अपने बिजनेस मॉडल में इंटीग्रेट नहीं कर पाती। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है इन्वेस्टमेंट तो होती है पर जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ पाता। अगर बात करें डेटा क्वालिटी इश्यूज के बारे में, ईएसजी रिपोर्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत है रिलायबल डेटा की। कई बार रिपोर्ट इनकम्प्लीट या अनवेरीफाइबल होती है, इससे बेंचमार्किंग और ट्रांसपेरेंसी पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन की। सेबी ने टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को बीआरएसआर रिपोर्ट सबमिट करना कंपलसरी किया है। ये जो बीआरएसआर रिपोर्ट है, इसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अब सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको ये रिपोर्ट सबमिट करना कंपलसरी बना दिया गया है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नहीं है। इससे पूरे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, कमिटी ने क्या सॉल्यूशन सुझाए हैं ताकि ईएसजी फ्रेमवर्क मजबूत हो सके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेडिकेटेड ईएसजी ओवरसाइट बॉडी के बारे में। कमेटी ने सुझाव दिया है कि स्पेशल ईएसजी अथॉरिटी बनाई जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन ये बनाई जाएगी और इस अथॉरिटी का काम होगा ईएसजी क्लेम्स की ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन करना, ग्रीन वॉशिंग को रोकना और नेशनल लेवल ईएसजी स्टैंडर्ड्स को बनाना। अब बात करते हैं अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। कमेटी ने बोला कि अब डायरेक्टर्स की फिड्यूसरी ड्यूटीज में भी ईएसजी को फॉर्मली जोड़ा जाए, यानी डायरेक्टर्स सिर्फ फाइनेंशियल कंप्लायंस नहीं बल्कि एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट के लिए भी लीगली अकाउंटेबल होंगे। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट ईएसजी कमिटीज के बारे में। कमेटी ने बोला कि हर लिस्टेड कंपनी को अपने बोर्ड में एक ईएसजी कमेटी बनानी चाहिए, जैसे ऑडिट या सीएसआर कमेटी होती है। ये ईएसजी स्ट्रेटेजी, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी लेगी। अब बात करते हैं क्लियर ईएसजी गोल्स एंड मैट्रिक्स के बारे में। कंपनीज को स्मार्ट ईएसजी टारगेट फिक्स करने चाहिए। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड। ये जो है उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये सीएसआर प्रोजेक्ट से अलग होगा और ये जो है ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। अगर बात करें ईएसजी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की, कमेटी ने कहा है कि पॉलिसीज तभी इफेक्टिव होंगी जब लोग ट्रेंड होंगे। इसलिए टॉप मैनेजमेंट से लेकर वर्कफोर्स तक सस्टेनेबिलिटी लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किए जाएं। इंडिया को एक नया कार्डर चाहिए ईएसजी प्रोफेशनल्स का। अब बात करते हैं पार्टनरशिप विद एक्सपर्ट्स के बारे में। कंपनीज को ईएसजी कंसल्टेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। इससे बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्यूरेट डाटा रिपोर्टिंग दोनों इंप्रूव होंगे। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों में ईएसजी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए काफी कदम उठाए हैं। अब हम उनको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बीआरएसआर को, यानी कि बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। सेबी ने टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए बीआरएसआर फ्रेमवर्क मैंडेटरी किया है। इसमें कंपनीज को अपने एंटायर वैल्यू चेन पर ईएसजी परफॉर्मेंस डिस्क्लोज करना पड़ता है, जैसे एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट मैनेजमेंट, लेबर पॉलिसीज, जेंडर डाइवर्सिटी, इस टाइप से। बीआरएसआर अब ग्रेजुअली ग्लोबल फ्रेमवर्क जैसे कि जीआरआई और टीसीएफडी के साथ अलाइन किया जा रहा है। यहाँ पे जो जीआरआई है इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, और जो टीएसएफडी है इसकी फुल फॉर्म है टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। अब बात करते हैं एनजीआरबीसी के बारे में, यानी कि नेशनल गाइडलाइंस और रिस्पांसिबल बिजनेस कंडक्ट के बारे में। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये वॉलंटरी गाइडलाइन जारी की थी। इसका उद्देश्य था कंपनीज को एथिकल, ट्रांसपेरेंट और सोशल रिस्पांसिबल बिजनेस प्रैक्टिस अपनाने के लिए एनकरेज करना। आज कई कंपनीज एनजीआरबीसीज को अपने इंटरनल गवर्नेंस मैनुअल का हिस्सा बना चुकी हैं। अब बात करते हैं सीएसआर की, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में। अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग हर एलिजिबल कंपनी को अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटीज पर खर्च करना होता है। अब ये सीएसआर सिर्फ चैरिटी नहीं बल्कि ब्रॉडर ईएसजी कंप्लायंस का हिस्सा बन चुका है। इससे सोशल और कम्युनिटी इंपैक्ट को भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में फॉर्मली जोड़ा गया है। ग्लोबली ईएसजी का कॉन्सेप्ट अब इन्वेस्टमेंट ड्राइवर बन चुका है। यूरोप और अमेरिका में ईएसजी रेटिंग एजेंसीज कंपनियों की वैल्यूएशन तक ईएसजी स्कोर से जोड़ती हैं। इंडिया भी जो धीरे धीरे इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। हमारा गोल है ईएसजी को सिर्फ कंप्लायंस न माने बल्कि कम्पिटिटिवनेस का हिस्सा बनाएं। अगर सेबी, आरबीआई और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है इनके रोल के बारे में देखें
सेबी ने जो है डिस्क्लोजर नॉर्म्स को मजबूत किया है, उसने BRSR और ESG रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन के द्वारा ये कदम उठाए हैं। अगर बात करें आरबीआई के रोल के बारे में, तो आरबीआई ने ग्रीन फाइनेंस और क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग को बैंकिंग फ्रेमवर्क से जोड़ा है। अगर बात करें एमसीए के बारे में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में, एमसीए जो है सस्टेनेबिलिटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोर में एम्बेड कर रहा है। ये तीनों इंस्टीट्यूशन मिलकर इंडिया को एक यूनिफाइड ईएसजी इकोसिस्टम की ओर लेके जा रहे हैं। दोस्तों, इंडियन कंपनीज ने ईएसजी में इंप्रेसिव काम किया है। टाटा स्टील ने जो जीरो हार्म पॉलिसी अपनाई है और अपनी कार्बन एमिशन को 2035 तक 30% घटाने का जो लक्ष्य रखा है। अगर बात करें इन्फोसिस की, इन्फोसिस 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है और अपनी कैंपस को कार्बन न्यूट्रल बना चुकी है। महिंद्रा ग्रुप जो है वो सस्टेनेबल मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनिशिएटिव के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और जो आईटीसी है वो ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच पर काम कर रही है, यानी कि प्रॉफिट, पीपल और प्लेनेट के ऊपर काम कर रही है। ये कंपनियां दिखाती हैं कि ईएसजी सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि कंपटीटिव एडवांटेज भी है। दोस्तों, हालांकि रिफॉर्म्स जारी हैं, लेकिन ग्राउंड चैलेंजेस भी काफी हैं। जैसे कि एसएमईज को ईएसजी रिपोर्टिंग में मदद की जरूरत है, क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट और जो फंड है उनकी कमी है। उसके अलावा डेटा ऑथेंटिसिटी को सुनिश्चित करना होगा। और सबसे बड़ी बात, ईएसजी को सिर्फ कंप्लायंस चेकलिस्ट नहीं, बल्कि कल्चरल शिफ्ट बनाना होगा। अब बात करते हैं कि भारत को आगे क्या करना चाहिए, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। यूनिफॉर्म नेशनल ईएसजी पॉलिसी बनानी होगी। एक सिंगल नेशनल ईएसजी कोड बनाना चाहिए जो सभी सेक्टर्स पर लागू हो। अगर बात करें डिजिटल ईएसजी रजिस्ट्री के बारे में, कंपनीज के ईएसजी डेटा और डिस्क्लोजर के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। अगर बात करें इंसेंटिवाइजिंग ईएसजी परफॉर्मेंस के बारे में, जो कंपनीज ईएसजी में अच्छा परफॉर्म करें उन्हें ग्रीन टैक्स क्रेडिट्स या कंसेशनल फाइनेंस दिया जाना चाहिए। अगर बात करें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बारे में, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स से ईएसजी क्लेम्स वेरीफाई करवाने की व्यवस्था हो ताकि ग्रीन वॉशिंग रोकी जा सके। अगर बात करें एसएमई इंक्लूजन प्रोग्राम के बारे में, छोटे बिजनेसेस को सिंप्लीफाइड ईएसजी टूल किट्स और अफोर्डेबल कंसल्टेंसी सपोर्ट दी जाए। तो दोस्तों, हमने देखा कि ईएसजी फ्रेमवर्क्स केवल कॉर्पोरेट कंप्लायंस नहीं है, ये इंडिया की सस्टेनेबल इकोनॉमिक फ्यूचर की फाउंडेशन है। अब कंपनियों से ये उम्मीद नहीं है कि वो केवल प्रॉफिट कमाए, बल्कि वो प्लेनेट और पीपल के लिए भी जिम्मेदार हो। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन दिखाती है कि इंडिया अब ग्रोथ एट एनी कॉस्ट मॉडल से निकलकर रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ मॉडल की ओर बढ़ रहा है। अगर हम ईएसजी को सही तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो इंडिया को मिलेगा ट्रिपल बेनिफिट, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल सेफ्टी और सोशल जस्टिस। दोस्तों, ये जो जर्नी है इजी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ ही ट्रू प्रोग्रेस है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।